अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना बादशाह। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। सबसे पहले आज आपको बताएंगे कि एक बड़ी खबर आ चुकी है और साइफर जिसके बाद इमरान खान साहब ने ये बताया था कि उनकी हुकूमत को गिराया गया है, साइफर का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो लीक हो चुका है। इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। इसके अलावा ये भी आपको बताएंगे कि जो सूबे बनने की बात हो रही है उसकी तकलीफ क्या सिर्फ पीपल्स पार्टी को है या फिर हल्की फुल्की मौसीकी जो है वो पंजाब से भी शुरू हो गई है। इस पर भी थोड़ी बात करेंगे। मरीम नवाज साहिबा का विजिट भी काफ़ी डिस्कशन में है, उसकी भी कुछ चीज़ें आपके सामने रखेंगे। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले साइफर की बात करेंगे। आज तो ये मैं कहती हूँ, मैं सुबह उठी हूँ तो मेरे लिए बड़ी हैरत की खबर थी कि एक दफ़ा फिर साइफर हो रहा था। और वजह ये निकली कि अमरीकी जो सहाफ़ी हैं रियान ग्रिम और इनकी जो एक वेबसाइट है ड्रॉप साइट, उसकी तरफ से आज ये एक डॉक्यूमेंट लीक किया गया है। उनके बकौल ये डॉक्यूमेंट पहले ही उनके पास मौजूद था, लेकिन उस वक्त उन्होंने इसको लीक नहीं किया था। उसकी खबर ज़रूर इन्होंने दे दी थी, उसका तर्जुमा भी लीक किया था, लेकिन अब ये ऑफिशियल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मुबैना तौर पर उन्होंने लीक कर दिया है। और उसमें आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि ये सीक्रेट हालांकि डॉक्यूमेंट है, लेकिन उन्होंने इसको हासिल किया है और उसमें वाज़े तौर पर इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने की धमकियाँ मौजूद हैं। और ख़ास तौर पर अगर इसका एक आप पैराग्राफ पढ़ें, जो कि तीसरा पैराग्राफ है, उसका उर्दू तर्जुमा अगर मैं आपको कर दूं तो उसके मुताबिक उसमें वो लिखा है, जो हमारे सफ़ीर थे वहाँ पर, उन्होंने कि मैंने डॉन से पूछा, डॉन मतलब डोनाल्ड लू की बात वो करें, कि क्या अमेरिका के शदीद रद्द-ए-अमल की वजह अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान की जानिब से वोटिंग में हिस्सा ना लेना यानी गैर जानिबदार रहना था। उन्होंने क़तई तौर पर नफ़ी में जवाब दिया और कहा कि ये वज़ीर-ए-आज़म के दौरा मॉस्को की वजह से था। उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो वाशिंगटन में सब कुछ माफ़ कर दिया जाएगा, क्योंकि रूस के दौरे को वज़ीर-ए-आज़म का ज़ाती फ़ैसला समझा जा रहा है। बसूरत दीगर मुझे लगता है कि आगे रास्ता काफ़ी मुश्किल होगा। वो लम्हा भर को रुके और फिर बोले, मैं ये तो नहीं बता सकता कि यूरोप से किस तरह का रद्द-ए-अमल आएगा, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि रद्द-ए-अमल उनका भी ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने कहा कि सच्ची बात यह है कि मेरा ख्याल है यूरोप और अमेरिका की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म की तन्हाई बहुत शदीद हो जाएगी। डॉन ने मजीद तबसरा किया कि ऐसा लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म के दौरे मॉस्को की मनसूबाबंदी बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान की गई थी और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से प्यूटन से मुलाकात की कोशिश की गई थी जो कामयाब ना हो सकी, और फिर ये ख्याल पैदा हुआ कि उन्हें मॉस्को जाना चाहिए था। सफ़ीर कहते हैं, मैंने नहीं कहा कि बाकी भी जो यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग थे, सरबराह थे, वो भी रशिया वगैरह जा रहे थे, तो इमरान खान के दौरे के ऊपर जो है वो इतना शदीद रद्द-ए-अमल क्यों आया। तो इस पर डोनाल्ड लू का कहना था कि वो तो जो ये दो तरफा मामला था यूक्रेन और रूस का, उसके हवाले से गुफ्तगू के लिए जा रहे थे, जबकि इमरान खान का जो दौरा था वो तो माशी हवाले से था। उसका पर्पज़ तो अपना बायलैटरल ताल्लुकात थे और माशी अपनी जो फ़ैसले थे उसके हवाले से था। और इस बात को अमेरिका ने पसंद नहीं किया, क्योंकि अमेरिका ये कहता है कि जनाब आप अपने फ़ैसले आज़ादाना तौर पे नहीं कर सकते, आप किस मुल्क का दौरा करेंगे, आप किस मुल्क का दौरा नहीं करेंगे, ये भी डिसाइड अमेरिका करेगा। और अगर आप अपने तौर पर अपने अवाम के मफाद को समझते हुए किसी और मुल्क से ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश करेंगे या उससे कोई माशी ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो इसके ऊपर अमेरिका मज़ीद सख्त रद्द-ए-अमल देगा और इस हद तक देगा कि वो ये भी कह देगा कि जनाब अगर इस वज़ीर-ए-आज़म को रुखसत कर दिया जाए अदम एतमाद के ज़रिए तो फिर तो ठीक है, गुनाह माफ़ हो जाएंगे, लेकिन अगर इस वज़ीर-ए-आज़म को बरकरार रखा गया कुर्सी पे तो फिर तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे और पाकिस्तान फिर बिल्कुल तन्हाई में चला जाएगा। तो ये सीधा सीधा एक थ्रेट था उस वक्त के अमरीकी रजीम की तरफ से इमरान खान साहब की इस हुकूमत के लिए, जो 2022 में ख़त्म कर दी गई और वाक़तन तहरीक अदम एतमाद को हमने अपनी आंखों से कामयाब होते देखा। और ये बात भी याद रहे कि तहरीक अदम एतमाद से पहले अपोजिशन लीडर्स के साथ मुख्तलिफ जो ममालिक के सफ़रा हैं उनकी मुलाकातें भी हमने होती देखी और जनरल बाजवा को भी ये कहते सुना कि जनाब रशिया के दौरे की तो हम मजम्मत करते हैं, हम उसको नहीं यानी ओन करते। तो बेसिकली उन्होंने रशिया का जो यूक्रेन पे अटैक था उसको ना सिर्फ कंडेम किया बल्कि ये भी कहा कि जनाब ये उसको इमरान खान का जो दौरा था बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म उसको ही उन्होंने ओन नहीं किया। तो ये एक वाज़े तौर पर अब चीज़ें समझ आ जाती हैं कि उस वक्त जो हुआ
बहुत से लोग नहीं माने, लेकिन बाद में इमरान खान की एक एक बात हकीकत साबित हुई। ये बिल्कुल एक सोची समझी साजिश थी एक मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़, और इसमें बाकायदा तहरीरी तौर पर जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं उनके थ्रू ये पैगाम पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ फोर्सेस को भेजा गया, जनरल बाजवा को भी भेजा गया, अपोजिशन को भी भेजा गया, और इस तरह से इमरान खान के ख़िलाफ़ एक महाज बनाकर एक अदम एतमाद की जो तहरीक थी उसको कामयाब करवाया गया। ये बहसीत पाकिस्तानी एक बड़ी शर्म का मकाम है कि हम अपनी इतनी सी भी एक इज़्ज़त नफ्स नहीं रखते, या हम अपनी इतनी सी भी क्या खुद मुख्तारी नहीं रखते। अगर हम एटमी ताकत हैं तो इसका होने का हमें क्या फ़ायदा है कि अगर हम अपना वज़ीर आज़म ख़ुद मुंतखब नहीं कर सकते, अगर हम दूसरों के कहने पर अपने दौरे मुलतवी करें, या हम उनके कहने के ऊपर अपने ताल्लुकात किसी मुल्क से बढ़ाएं या कम करें, तो हमारी खुद मुख्तारी कहाँ है, फिर कहाँ है हमारी हकीकी आज़ादी। तो ये बातें तो इमरान खान की बड़ी दुरुस्त मालूम होती हैं इस तनाजुर में। अब आप देख लीजिए कि आजकल का दौर क्या है, यानी ईरान अपने मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि ईरान जिसके पास एटमी ताकत भी नहीं थी, जिसके पास इतनी बड़ी प्रोफेशनल फोर्स भी नहीं थी, फ़िज़ाइया भी नहीं थी, लेकिन उनके अंदर खुददारी थी, खुद मुख्तारी थी, और वो उन्होंने कैसे नाको चने चबवा दिए। क्या उन्होंने रजीम चेंज होने दिया? क्या उन्होंने ये कहा कि जनाब ठीक है अमेरिका नाराज़ हो रहा है तो हम अपने ही लोगों को फारिग कर दें? लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा हुआ। तो ये है वो हकीकत जो कि इमरान खान उस वक्त बताते थे, और यही वजह है कि लोग उनके साथ जुड़े। लेकिन यहाँ पर बहुत से तज्ज़ियाकार जो ढीठ किस्म के हैं वो अभी भी नहीं मानेंगे कि साइफ़र जो था वो कोई रियलिटी था। इन्होंने तो मजाक उड़ाया कि जी साइफ़र तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता सिरे से, ये भी कहा गया, फिर कभी कुछ कहा गया, कभी कुछ कहा गया। लेकिन आज वो तमाम बातें जो हैं वो दुरुस्त साबित होती हैं कि ना सिर्फ ये कि साइफ़र आया था, उसमें इमरान खान साहब के लिए नापसंदीदगी का इजहार था, और वाज़ेह तौर पर इस बात का थ्रेट था कि अगर इमरान खान की हुकूमत बरकरार रही और अदम एतमाद के थ्रू उनको ना घर भेजा गया तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो ये आज की बड़ी खबर है। अब इसके ऊपर रिएक्शन क्या है? बहुत से लोग ये कह रहे थे, मैं देख रही थी कि जी पीटीआई को इस पर भरपूर रिएक्शन देना चाहिए, एक इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम चीज़ें सामने रखनी चाहिए। तो मेरे ख़्याल से एक तो ये कि इमरान खान साहब भी ये कह चुके हैं कि वो अब पुरानी बात है, वो आगे बढ़ चुके हैं, वो हमेशा के लिए अमेरिका को ये नहीं कहते कि जी हम कोई आपके साथ अब नाराज़ ही रहेंगे, वो ये नहीं कहते कि हम अब आपके ग़ुलाम बन जाएंगे, लेकिन वो ये ज़रूर कहते हैं कि हम आपके साथ नॉर्मल ताल्लुकात रख सकते हैं आगे, बशर्ते कि आप जो हमारे ऊपर रूल करने की ख्वाहिश है या आप जो समझते हैं कि जी हम ग़ुलामी करें वो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने मफाद में अपने मुल्क के फ़ैसले करेंगे। और इमरान खान अब साइफ़र के मामले को ज़्यादा छेड़ते नहीं थे। आपको याद होगा कि आखिर की जो सारी इमरान खान साहब की मुलाकातें थी उसमें कहीं भी साइफ़र वगैरह का उस तरह तज़किरा नहीं होता था। तो पीटीआई भी बहसीत जमात अब इससे थोड़ा आगे बढ़ तो चुकी है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर वो दोबारा इस बातों को रिपीट भी करेंगे तो फिर मज़ीद भी अमेरिका और बाकी ममालिक के साथ ताल्लुकात में कशीदगी बरकरार रहेगी। तो शायद वो इसलिए भी इस चीज़ों को इग्नोर करके, और वैसे भी अब तो वो हुकूमत भी जा चुकी है, वो जो बाइडन की हुकूमत थी अब डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत है, अगरचे डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत भी उससे कोई मुख्तलिफ हुकूमत तो नहीं है, लेकिन बहरहाल यहाँ पर हमें ये नज़र ज़रूर आता है कि इस हवाले से इमरान खान साहब जो है बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करते। मेरा नहीं ख्याल है कि इस पे पीटीआई को बहुत ज़्यादा रिएक्शन देगी। एक छोटा मोटा प्रेस रिलीज़ हो सकता है कि जारी हो भी जाए, लेकिन दूसरा सवाल ये कि अगर वो इंटरनेशनल मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता भी दें तो तब भी उसका क्या फ़ायदा है। इंटरनेशनल मीडिया हो या इंटरनेशनल आपके सफ़ीर हो या आपके कुव्वतें हों इंटरनेशनल, वो सब तो इन सब चीज़ों में मुलव्विस रही हैं। क्या आपने नहीं देखा कि यूरोपीय यूनियन ने किस तरह इंतखाबी धांधली की रिपोर्ट को दबा के रखा? क्या आपको नज़र नहीं आता कि जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान में हुई, जिस तरह से प्रोटेस्टर्स को गोलियां मारी गईं, जिस अंदाज से आपके घरों में छापे मारे गए, जिस अंदाज से एक एक बंदे के ऊपर 50-50 मुकदमे बनाए गए, जैसे उनकी बेल्स रिजेक्ट हुई, जैसे अदलिया को मफलूज किया गया, जैसे मीडिया को का गला घोंटा गया, ये तमाम चीज़ें हो रही थी। तो क्या जो आलमी इदारे हैं वो उसके ऊपर उन्होंने उतने स्ट्रिक्ट कोई एक्शन लिए, या उन्होंने मजम्मतें कर दी? अक़वाम मुत्तहिदा हो या इंसानी हकूक़ के इदारे हों, उन्होंने मजम्मतें कर दी, उन्होंने अपना मुतालबा किया, वो यही कर सकते थे। उसके बाद क्या हुआ? क्या उन ममालिक को कोई फ़र्क पड़ा है? किसी मुल्क को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये तमाम लोगों की इस बात में एक कहीं ना कहीं या तो ये कि वो लाताल्लुक़ का इंटरेस्ट नहीं है, और या जो इंटरेस्ट है वो अपने मफाद के तहत है कि भाई ठीक है, अगर हमारे लिए ये मौजूदा हुकूमत सर्व कर रही है तो हमें क्या पड़ी है कि हम किसी आज़ाद इंसान को लाके इक़्तिदार में बैठने दें और कहें कि जी ठीक है अब हम इसके साथ कैसे चलेंगे, ये तो हमारी बात नहीं सुन रहा। तो वो आपको एक वाज़े जो दो आप कह लें कि रवैये हैं वो नज़र आते हैं, डबल स्टैंडर्ड्स नज़र आते हैं
کہ ویسٹ کو جو انسانی حقوق ہیں وہ اپنے مفادات کے تحت کہیں پہ یاد آ جاتے ہیں اور کہیں پہ یاد نہیں آتے. کبھی ان کو ایران میں یاد آ جاتے ہیں, کبھی آپ کو ان کو کسی اور جگہ پہ یاد آ جاتے ہیں, لیکن کشمیر میں ان کو یاد نہیں آتے, فلسطین میں ان کو یاد نہیں آتے, پاکستان میں اگر پروٹیسٹرز کے ساتھ کچھ ہوا ہے وہ ان کو یاد نہیں آئے گا, کیونکہ وہاں پہ ان کے مفادات اس طرح سے نہیں ہیں. تو یہ بات یاد رکھیے. لہٰذا اس پہ ہوگا کیا, ہوگا تو کچھ نہیں, نہ تو تاریخ بدلی جا سکتی ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ کچھ چیزیں تاریخ کا حصہ بن جاتی ہیں, اور یہ بھی اسی طرح کی ایک تاریخ کا حصہ بن چکا ہے سائفر. اور اب اس کے اوپر جو ہے ہونا کیا, اس کے اوپر تو آلریڈی نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو ہے اس کی منٹس موجود ہیں, اس کے اوپر قاسم سوری کی رولنگ موجود ہے, اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ جو اس وقت کے سفیر ہیں انہوں نے عدالت میں آ کے جو بیان دیا, اور عدالت میں جب اس کے اوپر مقدمہ بھی چلا سائفر کے اوپر, تو حکومت کوئی اس میں دفاع پیش نہیں کر سکی تھی, اور الٹیمیٹلی عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب دونوں کو اس مقدمے سے باعزت طور پر بری کرنا پڑا تھا. تو یہ وہ ساری کہانی ہے کہ جس کے بارے میں پہلے ہی سب کے بہت سارے ظاہر پہلو کلیئر ہیں, لیکن اس میں مزید اب کلیئرٹی آ جاتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اوریجنل ڈاکیومنٹ جو ہے وہ بھی لیک ہو چکا ہے. اچھا جی, اب دوسری طرف آج کی اگر بات کریں تو ایک جانب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ صوبے نہیں بنانا چاہتی ہے, اس کو اس بات پہ اعتراض ہے, اس بات پہ اعتراض ہے, لیکن اب لگتا ہے کہ پی ایم ایل این نے بھی ہلکی ہلکی موسیقی شروع کر دی ہے, اور پنجاب کی طرف سے بھی جو ان کے گھر کے صحافی نما کچھ لوگ ہیں ان کی طرف سے باقاعدہ طور پر اب ایک مہم آپ کو نظر آ رہی ہے, اور یہ کہنا شروع ہو چکے ہیں یہ لوگ کہ جناب پنجاب کو تقسیم کرنے کی جو کوشش ہے اصل میں وہی کوشش ہے. پیپلز پارٹی تو بالکل سندھ کو جو ہے وہ تقسیم نہیں کرنے دے گی, لیکن آپ دیکھیں کہ پنجاب لاوارث ہے, پنجاب کے انہوں نے ٹکڑے کرنے ہیں. پنجاب میں تو آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب ایک کیمپین سٹارٹ ہے صوبوں کے حوالے سے کہ صوبے بننے چاہیے, اور یہ سب جو سازش ہے بیسیکلی یہ پنجاب کی سازش ہے. اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جناب یہ حرام زدگیاں, یہ رضی دادا کی میں بات کر رہی ہوں, کہتے ہیں کہ یہ حرام زدگیاں جو ہیں یہ آپ نے اس وقت 1960 میں بھی کی تھیں اور 1 یونٹ بنایا تھا اور ملک توڑ دیا تھا, اور یہ اب آپ اگر دوبارہ کریں گے تو ملک کو آپ کیا توڑنا چاہتے ہیں جو اس طرح کی آپ سازش کر رہے ہیں. یعنی اگر پنجاب کو آپ ڈیوائیڈ کرتے ہیں مختلف انتظامی یونٹس کے طور پر, تو ان کے خیال سے اس سے جو ہے وہ پنجاب ٹوٹتا ہے, لیکن باقی صوبے جو ہیں ان کو بے شک آپ ڈیوائیڈ کریں نہ کریں اس کے اوپر انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں, اصل میں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے, اس میں پیچھے وجہ یہی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ پنجاب میں ہمیشہ حکومت کرتی رہے گی, لہٰذا حکومت کے پاس سب سے زیادہ وسائل پنجاب میں ہوتے ہیں, اور سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے, تو سب سے زیادہ شیئرز جو ملتے ہیں وہ بھی پنجاب کے حصے میں آتے ہیں. سب سے زیادہ جو ایک ادروائز بھی طاقت رہتی ہے ساری, ظاہر ہے جب یہ زیادہ ہوتے ہیں تو بیوروکریسی ہو, فوج ہو, آپ کی عدلیہ ہو, ہر جگہ پہ ان کی اسٹرینتھ جو ہے وہ زیادہ رہتی ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اس طرح ان کا جو ایک ہیجمنی ہے وہ برقرار رہے گی, اور اس وجہ سے یہ پنجاب کو کبھی بھی ڈیوائیڈ نہیں ہونے دینا چاہتے. جبکہ اگر آپ دیکھیں تو جتنی آبادی اس وقت پنجاب کی ہو چکی ہے 13 کروڑ کے قریب, تو اس میں تو آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے تو ملکوں کی آبادی نہیں ہے بہت سارے جتنے کہ صرف آپ کے پنجاب کی آبادی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انتظامی طور پر میں خود یہ سمجھتی ہوں کہ صوبے تقسیم ہونے چاہیے, لیکن جس وجہ سے اور جس انداز سے اور جن کے تحت اس وقت یہ ساری ایک پلاننگ ہو رہی ہے اس کے تو میں بالکل حق میں نہیں, کیونکہ یہ تو نمبر 1 الیکٹڈ لوگ ہی نہیں ہیں, ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے عوام کا حقیقی طور پر. دوسرا, اس وقت جو یہ امینڈمنٹ کی باتیں اس طرح کی ہیں یہ خود ان جماعتوں کی طرف سے بھی ایون اس طرح سے ہے نہیں, یہ تو پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے آپ کی, اور اس کے تھرو جو ہے یہ اب آگے ترمیمیں لائی جا رہی ہیں. تو یہ وہ تمام جو ہیں وہ فیکٹس ہیں کہ فرد واحد کی خواہش کی بنیاد کے اوپر تو نہیں آپ نے چیزیں کرنی. آپ عوامی نمائندے اور جو واقعی الیکٹڈ عوامی نمائندے ہیں ان کے ویژن کے مطابق اگر آپ واقعی کوئی تفریق کرتے ہیں, تقسیم کرتے ہیں, تو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ بھئی آپ ایک نیک نیتی سے یہ کام کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے دیکھنے کی کہ مریم نواز صاحبہ خود تو باکو میں ہیں, لیکن پیچھے ان کے جو ہواری ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں ایک محاذ کھول کے, اور لگتا ہے کہ اب یہ موسیقی جو ہے وہ تھوڑی آگے بھی چلے گی, اور جو شریف فیملی کے لائلز ہیں وہ یقینی طور پر اس کو مزید ابھی اس پہ بات کریں گے کہ کسی طرح یہ صوبوں کی تقسیم کے حوالے سے جو معاملے کو روکا جا سکے. تو لیٹس سی. آج ویسے انٹرسٹنگ بات یہ بھی تھی کہ رانا ثناء اللہ جو کہ اس سے پہلے بڑے واضح طور پر پروگرام میں یہ کہہ چکے تھے سلیم صافی کے کہ جناب بالکل تجویز زیر غور ہے کہ ووٹر کی عمر 25 سال کر دی جائے وغیرہ,
उन्होंने बाद में अपनी बात से ही टोटल यू टर्न ले लिया है। और शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में जब उन्होंने इस बारे में सवाल किया कि इस पे बड़ी तनकीद हो रही है, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई तजवीज़ फ़िलहाल ज़ेर गौर नहीं है। तो ऐसा एक सख्त रिएक्शन जो है वो ओवरऑल आया वोटर की उम्र बढ़ाने से मुतल्लिक, कि उसके बाद सब ने ही उनको शर्म दिलाई कि आप क्या कर रहे हैं, जिसके बाद ये लगता है कि अब कहीं इसको नज़रसानी किया जा रहा है कि फिर ये काम ना किया जाए, या अगर अभी किया भी जाए तो फ़िलहाल उसका माहौल नज़र नहीं आ रहा। तो राना सनाउल्लाह साहब कम अज़ कम इस बात से अपने पीछे हटते वाज़े तौर पर दिखाई दिए। अच्छा जी, मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो बाकू में हैं और उनकी एक वीडियो जारी हुई है जिसमें वो तंदूर के अंदर से रोटियां निकाल रही हैं, और इसके साथ साथ उनके जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं वो साथ खड़े हैं, उनकी जो हैं वज़रा हैं वो साथ खड़ी हैं। तो ये जो उनका बाकू का ट्रिप है, जो कि आवाम को अरबों में पड़ेगा, करोड़ों में पड़ेगा या अरबों में पड़ेगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो ये देख रही थी कि जब आप जहाज़ उड़ाएंगे 12 अरब का और उसके अंदर आपका जो पायलट है वो गैर मुल्की होगा, और जब उसके अंदर आप तेल भी जलाएंगे तो ये सारा जो आपके अखराजात है, फिर वहाँ जाके आप रहेंगे होटलों में और उसके भी अखराजात होंगे, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये सारा ट्रिप जो है वो आवाम को कितने में पड़ेगा। और मज़े की बात ये है कि ये सारा ट्रिप आवाम को जितने में भी पड़े, कम अज़ कम उसका कोई फ़ायदा तो हो, उसका कोई मकसद तो हो। मतलब आप अपने सैर सपाटे करने गए हुए हैं और अपनी जो टिकटॉक्स बनाने गए हुए हैं, तो उसके लिए आप आवाम के जो हैं वो करोड़ों रुपए झोंक देंगे। यानी आपको इतनी बेहिसी है कि आपको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि लोगों के घरों में रोटी नहीं है, और आप यहाँ पे अपनी टिकटॉक के लिए जो है वो करोड़ों रुपए ऐसे उड़ा रहे हैं। कोई बताए ना आखिर इस दौरे का मकसद क्या है, कौन सी सरमायाकारी आ रही है, कौन से कोई आपने अपने सूबे के अलहदा से कोई सफारतकारी शुरू की हुई है, कौन से और कोई सूबा है जिसका वज़ीर आला अकेला जाके दूसरे मुल्कों के इस तरह के सरकारी दौरे करता फिर रहा हो। देखा है आपने कोई मुराद अली शाह को? खैबर पख्तूनख्वा की तो आप बात ही छोड़ दें, उसका तो बेचारे वज़ीर आला का पासपोर्ट भी इन्होंने ज़ब्त किया हुआ है। इधर बलूचिस्तान में देख लें कि मतलब कौन इस तरह लाओ लश्कर लेकर जा रहा है वज़ीर आला और जाके बायलैटरली कोई ताल्लुकात जो है वो तय कर रहा हो किसी के साथ। तो ताल्लुकात तो क्या ही बनने, जाके बस आप दौरा करते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं और आ जाते हैं, कोई मकसद तो होता नहीं है उस चीज़ का। और जो आप मकसद बता रहे हैं कि जी हम कोई अपना प्रोजेक्ट जो है उसको ग्लोबल फोरम पे जी प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो तो कोई भी कर सकता है, किसी भी बंदे को भेजा जा सकता है कि भाई अगर आपने कोई ऐसा काम करना हो। तो ये सारी कहानियाँ, वैसे जो प्रोजेक्ट आप जाके वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उनके अंदर भी करप्शंस की दास्तान भी फिर साथ साथ बताया करें ना। ये जो 17 पंजाब आपने एक दफ़ा किया था जाके इसी तरह किसी जगह पे रिप्रेजेंट, तो उसके अंदर अब अरबों रुपए की करप्शन की दास्तानें आ रही हैं। अब आप ये अपना घर छत को रिप्रेजेंट करने चले गए हैं, तो इसमें भी अभी कहानियाँ जब खुलेंगी तो बड़ा कुछ सामने आएगा। तो कहने का मकसद ये है कि आप जो टिकटॉक्स बनाती हैं, आप बाज तो नहीं आएंगी तो बनाते रहें, लेकिन मुल्क के अंदर ही बना लें भाई। थोड़ी सी कम से कम महंगी पड़े आवाम को ये टिकटॉक आपकी, अपने शौक़ की खातिर आप आवाम का जो इतना करोड़ों रुपए का बजट है उसको उड़ा देते हैं। बहुत ही अजीब बात है, और समझ से बात बाहर है कि ये इनको कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है, इनको शर्म भी नहीं आती कि इतनी तनकीद होती है तो हम बाजी आ जाए। तो ये इनके हालात हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।